बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है न्यूज़ लाइन और डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार साहिबा की अदब मौजूदगी के बाइस आज शो में मैं ये फ़राइज़ सर अंजाम दूंगी। दुबई एयर शो आप सब जानते हैं पूरी दुनिया के लिए मरकज़ निगाह है। पूरी दुनिया के ममालिक जो इसमें शरीक होते हैं अपने दी बेस्ट दिफाई साजो सामान को वहाँ पर वो लेकर आते हैं, वहाँ पर उसकी को एग्जिबिट करते हैं, दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं, इन रियलिटी मार्केट करते हैं ताकि दुनिया को बायर बनाया जा सके। दुबई एयर शो जारी है, लेकिन आज एक नहायत ही दिलचस्प और ड्रामाई सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब भारतीय लड़ाका तैयारा तेजाज करतब करते हुए गिरकर तबाह हो गया और उसमें जो मौजूद पायलट था वो भी हलाक हो गया। इस हवाले से एक वीडियो वायरल है। यकीनी तौर पे एक तरफ तो भारत के लिए ये निहायत सुब की शर्मिंदगी का बाइस है, तो दूसरी तरफ भारत दिफाई लिहाज से उसके क्या मामलात हैं, बहुत बड़ी ताकत होने का वो दावा करता है। गो के हमने उसका गुरूर खाक में मिलाया, लेकिन वो कल ही एक दफ़ा फिर दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गई है। सिर्फ यही नहीं, आपको याद होगा आज से एक दो रोज कबल की ही बात है कि उनका एक लड़ाका तैयारा तेजाज की ही बात हो रही है। फ्यूल टैंक के लीक होने का मामला हुआ था, जिसको वो शॉपर्स के जरिए इस मामले से निपटने की कोशिश कर रहे थे। वो भी खासी वायरल हुई थी और वो भी खासी सुबकी का बाइस बनी थी। जनाब, कहा जाता है कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान ये इस नौयत का अपना दूसरा वाक़या है। मगर दुबई एयर शो में तो तारीख रकम हो गई है, क्योंकि दुबई एयर शो में ये अपनी नौयत का वाहिद वाक़या है जिसमें कोई लड़ाका तैयारा यूं करतब दिखाता हुआ ज़मीं बोस हुआ है। क्या सूरत हाल है भारत में इस वक्त, और ये जो सुबकी इसके हिस्से में आई है ये अब किसका गिरबान पकड़ेंगे, किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे, जबकि सारी जो खामियां हैं आपको याद होगा उनके जो अपने जो दिफाई तजियाकार हैं वो इस बात पर कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान से किसी भी तरह से दिफाई लिहाज से बरतर नहीं हैं और हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये इसको सबूत एक दफ़ा फिर कुदरत ने जो है वो दुनिया के सामने लेकर आए हैं। मुझे मेरा प्रेस्टीजियस पैनल ज्वाइन कर चुका है, हम इस टॉपिक की तरफ जाएंगे। मेरे साथ मौजूद होंगी उज़्मा कारदार साहिबा, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, दिफाई तजियाकार हैं। इस मामले पर हम उन्हीं से रहनुमाई ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, ये हो क्या रहा है दुबई एयर शो में? भारत का तेजाज तैयारा जिसको वो बड़ा फख्र से पेश करने के लिए वहां लेकर आए थे, इस तरह से जमीन बोस हो गया। गोया के जो हमारे बचपन में हम जो कागज के तैयारे बनाया करते थे वो उनसे बेहतर थे, कुछ लाश तो रख लेते थे वो हमारी। ब्रिगेडियर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप आप कहेंगे कि भारत के 9 जहाज आसमान से जमीन पे गिर गए हैं जी। 8 तो पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिरा दिए थे। आपको याद है मई में 2025 इसी साल जब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने और पाकिस्तान की पूरी कौम ने मिलकर और एयरफोर्स ने ऑफकोर्स लीडिंग भारत को जो जवाब दिया वो सारी दुनिया जानती है। और बाकी अब ये जो जा रहा है, जब तेजास है जो भी गिरा है, ये उन्होंने खुद गिरा लिया है। तो मतलब अब अगली जंग में हमने कितने गिराने हैं और उन्होंने खुद कितने गिराने हैं, दैट यू कैन स्पेकुलेट। असल चीज ये है कि जो आपने खुद सही कहा 2 मिनट पहले कि इससे पहले तस्वीरें भी निकली थी उनकी जहाज की कि उसमें से ऑयल लीक हो रहा है। तो दुबई एयर शो में और एनी एयर शो, यू नो, दैट इज अ प्लेस वेयर ऑल द ग्लोबल एविएशन एलीट इज देयर। दुनिया के जो लोग जहाजों से ताल्लुक शौक रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं या कंपनीज हैं या डिफेंस के शोबे से हैं, वो सारे उधर लोग होते हैं। और वहां पर बेहतरीन जहाज और बेहतरीन पायलट और बेहतरीन क्रू भेजा जाता है, क्योंकि वो उस मुल्क का, जो भी मुल्क हो, कितने मुल्क हैं जिनकी एयरफोर्सेज आती हैं, उसका वो बेस्ट होता है। तो दिस इज द बेस्ट दैट द इंडियंस कुड शो। ये ज़ाहिर है सबसे अच्छा ही भेजा ना उन्होंने, बुरा तो नहीं भेजा होगा। yes. तो उससे आपको मतलब वो नजर आ रहा है। हम इससे एक चीज तो नजर आ जाती है कि जो वेरी क्लियरली वी कैन से बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो इंडिया ने अपने आप को पिछले 15-20 साल में प्रोजेक्ट किया और दुनिया को बताया, ग्लोबल इंडिया, ग्रेट पावर, यानी बड़ी ताकत है, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, वो सारी कहानी आपको पता है। वो तो पहले मई में क्लियर हो गई थी, लेकिन अभी वो खुद भी दिखाई जा रहे हैं ना कि असलियत इंडिया की क्या है। आप उसको इससे भी लिंक करें कि इंडिया के पास जो डिफेंस बजट है वो 80 to 90 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच रहा है। बिलियन डॉलर्स, तो वो किधर जा रहा है? अगर वो उनके एयरफोर्स के और आर्मी के सीनियर कमांडर्स कहते हैं कि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, या सोल्जर्स कहते हैं या ये करते हैं, तो वो तो कह सकते हैं जी ये जिस तरह होता है ना सोशल मीडिया, बट ये तो सोशल मीडिया नहीं है, तो सारी दुनिया ने देखा जहाज को गिरते हुए। तो इट रिफ्लेक्ट्स
ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया विच इज वेरी वेरी पुअर, जहां तक उनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो वीडियो मंजर आम पर है, यकीनी तौर पे आपकी माहिराना राय इसमें बड़ी अहमियत रखती है, जो हमें नजर आ रहा है कि आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये पायलट का एरर आपको नजर आ रहा है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नजर आ रहा है? जहां तक मैंने उस वीडियो को समझने की और देखने की कोशिश की एक लेमैन की तरह, तो ऐसा लगा जैसे पायलट मनूवर करने की उसको कोशिश करता है लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर सका, थ्रॉटल डाउन नहीं कर सका, फिर पायलट जो है वो इजेक्ट भी नहीं कर सका, वो उसमें खुद भी हलाक हो गया। तो ओवरऑल ये हुआ क्या? ओवरऑल ये हुआ है कि जो मनूवर देखा है, जो सारी दुनिया ने देख लिया, उसकी वीडियोस बहुत चली हैं मुख्तलिफ एंगल से, बट कपल ऑफ देम शो एग्जैक्टली व्हाट इज फ्लाइट पाथ जो था जहाज का, वो जिस तरीके से हो रहा था इस वक्त ये हतमी फैसला देना कि ये फाइनली पायलट एरर था कि उसका कंट्रोल उसके ऊपर लूज करके, क्योंकि आप देखें ना डाइव में भी जा रहा था और चला गया, या उसके अंदर कोई मेल फंक्शनिंग हो गई, ये तो अब इंक्वायरी होगी ना, वो खुद इंडियंस कह रही हैं कि ये ज़ाहिर इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा कि अब उसको कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, दोनों फैक्टर्स है ना। देखें जहां जो पाकिस्तान ने मई के महीने में पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक रात 7 मई को जो जीत हासिल की, स्प्लेंडेड विक्ट्री इंडियन एयरफोर्स में, उसमें पाकिस्तान के पायलट्स थे, पाकिस्तान के एयर क्रूज थे, पाकिस्तान के एयर चीफ थे, पाकिस्तान की सारी एयरफोर्स थी, लेकिन उसमें जहाजों की टेक्निकल फिटनेस भी तो देखे ना। Exactly. ये समझे, अगर जहाज फिट ना होते तो कहते हैं PL-15 मिसाइल, भाई PL-15 मिसाइल तो बाद में चलेगा ना, पहले तो जहाज उड़ेगा, फिर वो लो फ्लाइंग करेगा, फिर वो सारी बातें। तो कहने का मतलब है कि फिटनेस ऑफ द इक्विपमेंट बेसिक होता है। जंग में हथियार जो होता है या वेपन सिस्टम जो होता है वो तो बुनियादी होता है। yes. वो तो बाकी बातें तो उसकी इस्तेमाल बाद में आती है ना। अगर सिस्टम ही ठीक नहीं है, फॉल्टी है या उसमें खराबी है, तो बाकी चीजें तो बात की है, वो तो और नुकसानदेह हो जाएंगी। सो ये आपका जो सवाल है इस वक्त, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से फॉर एनीवन। वो तो स्पेकुलेटिव है ना कि जी ये लग रहा है, यहां तक तो ठीक है कि उससे कंट्रोल से निकल गया, वो तो जाहिर है कंट्रोल से निकला तभी क्रैश हुआ ना। बट एक्चुअल रीजन वाज दी पायलट एरर, पायलट का कंट्रोल या टेक्निकल मेल फंक्शनिंग विद इन द प्लेन। मतलब अच्छा ब्रिगेडियर साहब, फिर भारत इसको 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट किस बुनियाद पे कह सकता है जिसकी ये कारकर्दगी हो? यकीनी तौर पे आपको याद होगा इसके इंजन के हवाले से बड़े इश्यूज रहे हैं और वो भी सॉल्व नहीं हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर किन बुनियाद पे ये जो है इसको 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट गर्दानता है भारत? कारकर्दगी तो सबके सामने है। फिर 4th जनरेशन तो क्या, वो तो उनका तो दिल चाहता है इसको 5th जनरेशन कहें। देखिए आप प्लीज अंडरस्टैंड, पाकिस्तानीज एंड द वर्ल्ड शुड अंडरस्टैंड द इंडियन प्रॉब्लम। एक इंडियन प्रॉब्लम है, उसका नाम है बॉलीवुड। हाँ। वो अब एक पता है ना, वहां फिल्में बनाते हैं, अब उनका मीडिया भी आ गया है, वो उन्होंने अपने जेहन में जो फिल्में बनाई हुई हैं ये चलाते हैं। या जिस तरह हमारी मई के दौरान जो उनके सोशल मीडिया और उनका मीडिया कर रहा था, लाहौर की बंदरगाह पे वो आ रहे थे, मतलब लाहौर में वो कह रहे थे पोर्ट है, मतलब समुद्र लगता है लाहौर को, मतलब उनका जेहन में अगर ये है तो फिर आप आगे सोच सकते हैं कि क्या हिसाब किताब है। बेसिकली इशू ये है कि जहाज जो है ना उसमें मे बी क्या फॉल्ट्स हैं वो तो अलग चीज है, लेकिन इंडिया के अंदर ये मेड इन इंडिया का ऑब्सेशन है। अगर मैं थोड़ा सा, मैं जियो पॉलिटिशियन हूँ, किताबें लिखता हूँ जियो पॉलिटिक्स विच इज ग्लोबल पॉलिटिक्स, असल चीज ये समझने की है कि इंडिया ने जो पाथ किया है ना, रास्ता लिया है, वो अपने आप को अजीम ताकत, बड़ी ताकत, ग्लोबल पावर, ग्रेट पावर, बड़ी ताकत बनाने की वजह से वो ये प्रोपेगेंडा करता है कि उसका जहाज सबसे अच्छा, उसका टैंक सबसे अच्छा, मिसाइल एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो उसका जो नतीजा है वो जंग में भी आपने देखिए, अभी तो जंग नहीं ना हो रही थी, हमने तो नहीं गिराया, तो खुद ही गिरा लिया उन्होंने। Exactly. तो इसमें अच्छी खबर ये है कि आधे हम गिरा देंगे, बाकी आधे वो खुद गिरा लें। अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब जैसे MiG-21 आपको पता होगा कि ये इसको फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं, तो क्या ये जो अब ये तैयारा है ये भी उसी कैटेगरी में चला गया है? देखिए ना, वो तो इतने अर्सा किया उन्होंने फ्लाइंग कॉफिन को, अभी उन्होंने सेलिब्रेट किया कि जी आखिर स्क्वाड्रन, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि हमने उनको रिटायर कर दिया। जी। जो तो अब ये उसको लाए थे, तो अगर एक क्या कहते हैं, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, अगर एक फ्लाइंग कॉफिन निकाल दिया और दूसरा फ्लाइंग कॉफिन ले आए हैं, ये 4th जनरेशन कहने या 4.5 या 5 जनरेशन कहने से कोई फर्क नहीं होता जब तक। देखिए ये जो चीज है ना, टेक्निकलिटीज है इसके अंदर, जहाज है या टैंक है, ये नहीं वेपन सिस्टम है ना, मिसाइल है, उसकी असल चीज उसकी जो होती है ना, वो कागज पे या जो फिल्मों में या तस्वीरें नजर आती हैं वो नहीं होती। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, मैं वॉर पढ़ाता हूं, मतलब वॉर पे मेरा सब्जेक्ट है कि वॉर जंग जो होती है ना, वो खाली वो जो आप सुनते हैं देखते हैं उस पर नहीं होती। जिस तरह वो जी 80 बिलियन डिफेंस बजट है, ये तो आधी दुनिया को खा जाएगा, ये मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसका नतीजा आप देख लेना। 80 बिलियन डिफेंस बजट के बाद जहाज है, उनके टैंकों का भी यही हाल है जो उन्होंने खुद बनाए हैं। yes. वो ज्यादा टैंक वो रशिया से लेते हैं, T-90, और अब अगला लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी बेसिक इशू ये है कि क्योंकि वो ऑब्सेस्ड हैं विद जियोपॉलिटिकल ओवरसाइज्ड एजेंडा के दुनिया को फतह करना है, स्टार्टिंग विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये उनके दिमाग में है।
तो उसके लिए उन्होंने ये हाइप क्रिएट किया जी इंडिया राइजिंग पावर, तो मेड इन इंडिया कि हर चीज इंडिया में बनेगी। जबकि आजकल वेपन सिस्टम्स जो हैं, इवन यूरोप में देख लें, पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान ने चाइना से कोलैबोरेट किया, टर्की से किया, वगैरह वगैरह। आपको ये दुनिया के अंदर ये जो ऑब्सेशन है ना सिर्फ मेड इन इंडिया, उसका भी यही नतीजा है कि आप ज्यादा ऑब्सेस हो जाएं कि आपको वेपन सिस्टम्स और ये जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं ये शेयर्ड है, टेक्नोलॉजी शेयर्ड, नॉलेज इज शेयर्ड इन द वर्ल्ड। ये किसी की मोनोपोली नहीं है आजकल की दुनिया, प्रेजेंट वर्ल्ड में। तो ये इंडिया जिस ऑब्सेशन पे चल रहा है उसका नुकसान उसको हुआ है और आगे भी होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। उज़मा कारदार साहिबा से मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। कुछ चीज़ें थी टेक्निकल जो आपसे समझना बड़ा ज़रूरी थी। उज़मा कारदार साहिबा, हमने भारत को अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी, उसके बाद ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बड़े साइकोलॉजिकल प्रेशर में है। ये जो वाकया हुआ है यकीनी तौर पर मजीद सुबकी, मजीद शर्मिंदगी का बाइस बना है भारत के लिए। कैसे देखती हैं सारी सूरत हाल को जो आज पैदा हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। बेशक आज जो ये वाक़या हुआ है, इससे जो भारत है उसकी इज्जत का जनाजा निकल चुका है। 10 मई को तो पहले ही उसको हमने दफनाया था, लेकिन वो फिर उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ को, मैं तो चूंकि इंडियन चैनल्स पे जाती हूँ, सारा रोज डेली जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मोदी सरकार का एक ही नैरेटिव है जो कि उनकी मीडिया जो है एक रोबोट्स की तरह आगे ड्रिल करते हैं कि जी हमें तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने फतेह हासिल की, ये तो पाकिस्तान जो था इसको शिकस्त हुई है, ये भाग गया। तो वो इस वक्त बहुत शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उनके अपनी भारत में जो लोग हैं वो उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप हमारे एयर बेसिस को तो बचा नहीं सके, हमारे जहाजों को बचा नहीं सके, आपने हमें क्या बचाना है। अब आप देखें ये जो दुबई एयर शो है, इसमें तकरीबन 1500 एग्जिबिटर्स 200 जहाज लेके गए, बेहतरीन शो होता है। अब इन्होंने भी अपना बेहतरीन पायलट भेजा था वहां पे, और जहाज वो जो विक्रम सिंह था, आम पायलट्स के 2000 आवर्स की फ्लाइंग होती है, उसके 6000 की फ्लाइंग आवर्स थे। लेकिन जो उसके ऊपर प्रेशर था, जो इन्होंने, और उसके अलावा जो एक इनकी ना लायकी ना अहली है ये इंडियन हुकूमत की और इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स की, ये उसका नतीजा है सामना। इनका एक इंडियन एयर चीफ था AP सिंह, उसने जनाब पहले ही बता दिया हमें कि ये जो इनके दफाई मुआहदे होते हैं उनमें जो करप्शन है और जो नाअहली है ये अब खुल के सामने आ रही है, क्योंकि कोई दफाई इनका जो प्रोजेक्ट है वो वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। यही हाल इनका राफेल में था, तैयारे तो ले लिए, उसके बाद जो ट्रेनिंग थी और जो टेक्निकलिटीज थी और जो मेंटेनेंस थी तैयारों की, वो 0/0, उसमें ये करप्शन इनकी पाई गई थी और इसीलिए उनका कुछ बना नहीं। इसी तरह एक इनकी सबमरीन थी, वो भी जनाब डूब गई, करप्शन की नजर हो गई। जो अग्नि था वो देखें उसका क्या हशर हुआ, जो पृथ्वी था वो भी नाकाम हो गया। तो ये इस वक्त जो है, जो अपने आप को रीजनल पावर दिखा रहे थे, वो पावर जो है अब वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गई है। पूरी दुनिया जो है अब पाकिस्तान को यहाँ पे एक रीजनल पावर के तौर पे देखती है। भारत का बयानिया भी पिट गया है, भारत खुद भी पिट गया है और इनकी चौधराहट जो है वो खत्म हो चुकी है। तो इस वक्त हमारे आप देखें JF-17 थंडर है, वो गए में वहां पे और उनकी जनाब कितनी वाह वाह हो रही है, लोग किस तरीके से उनकी पजीराई कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में हमारे लिए फख्र का मकाम है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब जो इनके जो $89 बिलियन ये डिफेंस बजट पे लगाते हैं, पूरी इनकी जो अवाम है उनको पता लग गया है कि वो करप्शन की नजर हो जाते हैं। उस्मा साहिबा, आपने अभी जिक्र किया इंडियन मीडिया का, तो हम देख रहे हैं कि गोदी मीडिया जो है वो इसको कवर अप करने की कोशिश तो कर रहा है, अपनी सी कोशिश तो है, लेकिन यकीनी तौर पे आवाम को बहुत से हकाइक की समझ में आ भी रही है। लेकिन एक दिलचस्प सूरत हाल आपको याद होगा, आज से 1-2 दिन कबल जब पैदा हुई है कि जब पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे वहां पर एग्जिबिट किए गए हैं, तो वहां पर भारतीय जो एहलकार थे और अफसरान वो भी ना रह सके और वो वहां आए हैं और उन तैयारों की ना सिर्फ तारीफ की बल्कि तस्वीर भी बनाई जिस पर पूरे भारत
भारत में आग लग गई, पूरे मीडिया, सोशल मीडिया में जो भारत का है वो उनको बुरा भला कहने लगा। इससे ये भी अंदाजा होता है कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान की महारत क्या है, पाकिस्तान की तरबियत क्या है, और यकीनी तौर पे अब ये बात साबित हो चुकी है कि नंबर जो है ना वो मैटर नहीं करते। ये डिपेंड करता है कि जदीद टेक्नोलॉजी को जो हाथ इस्तेमाल कर रहा है वो कितना कारीगर है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान काइनेटिक तौर पे डिफेंस स्ट्रेटजी, वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है इंडिया से। और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, जो मार्का हक में जो इनको शिकस्त फाश दी है, वो उस कंबाइंड स्ट्रेटजी जो है उसका नतीजा है। और ये हमारी फौज से अब इतने खौफजदा हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से खौफजदा है, हमारे एयरफोर्स ने तो वैसे ही इनका बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया है। तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं अब दुनिया में। आपको पता है जो कांग्रेस की जो रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस तरह से इनके जो तैयारे किस तरह गिरे हैं और इनकी जो माइनॉरिटीज की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ये वहां पे करप्शन का दौर है। ये कांग्रेस की रिपोर्ट में लिखा गया है सारा, और वो अब सबके सामने आ रहा है। तो ये आप देखें कि ये इनकी जो है ना अब जो स्पिन स्टोरीज, और ये मीडिया को इनकी जो मोदी सरकार है इस्तेमाल करती है। वो मीडिया जो है वो अगर इनका बयानिया नहीं देगा तो वो उनको बंद कर देते हैं चैनल्स को। कोई वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और ये जो आज का जो वाकया है इसको भी अब ये कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये एक्सपोज हो गए हैं। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ये इनकी अपनी नालायकी है, ये कुछ करने के काबिल नहीं है। और पाकिस्तान हर तरीके से इनसे ज्यादा जो है वो आगे भी है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जरा मैं इस पे आपकी राय चाहूंगी, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि उस्मा कारदार साहिबा ने अभी काइनेटिक वॉर की बात की है, पाकिस्तान की सुपीरियोरिटी की बात की है, इस पर भी मैं आती हूँ। लेकिन जरा ये मुझे एक दफा बताइएगा कि भारत की दिफाई सनत को ये कितना बड़ा धचका लगा है। उनके दिफाई माहिरीन कहते हैं कि जब से मोदी हुकूमत आए हैं हमारे लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आई, बल्कि हमारा जो दिफा का निज़ाम है वो भी मजीद जो है वो पस्ती की जानिब जा रहा है, और दुनिया में सुबह की सारी जो है वो मोदी सरकार अपने साथ लेकर आई है। तो ये तो उनके बारे में राय पाई जाती है। तो ओवरऑल दिफाई सनत को कितना बड़ा धचका लगा है सर? The fall of this Indian Tejas at the Dubai Air Show is obviously disastrous for the Indian defense industry. वो दुनिया में जब किसी को जहाज बेचने जाएंगे या दिखाने जाएंगे तो क्या कहेंगे, वो मॉडल उसका कि ये जहाज है जो गिर रहा है। देखिए ना, आप अगर आप बाहर हैं, आपने खरीदना है, नेट से आप हैं, तो क्या आप खरीदेंगी वो जहाज जिसकी ये वीडियो चल रही होगी, या आप कोई दूसरा पसंद करेंगी? मतलब सिंपल सी बात है ना, जो इक्विपमेंट फेल होता है ना वो कोई पसंद नहीं करता, तो चाहे जहाज हो, टैंक हो, सबमरीन हो, शिप हो, कोई भी वेपन, मिसाइल हो, बॉम्ब हो, कोई भी चीजें हो। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग एंड आई डेयर से अम्यूजिंग बात है ना, मजाक खेज, कि हम तो पाकिस्तान का तो दुश्मन है, इंडिया पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है। अगर मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया को अमन करना चाहिए, उसका अपना फायदा है अमन करने में। बहरहाल वो भी बेवकूफी के रास्ते पे चले हैं तो उसको नतीजा उनके सामने आता जाएगा और आ रहा है। लेकिन जो बात मजे की जो बता रहा हूं वो ये है कि इंडिया के अपनी मिलिट्री लीडरशिप, यानी हम नहीं, यानी आप और मैं नहीं, पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं, मिलिट्री लीडरशिप नहीं, इंडिया की लीडरशिप खुद क्रिटिसाइज कर रही है इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को। जी। उनके एयर चीफ, उनके सीडीआई जो ज्वाइंट चीफ है उनके वो, और उनके सीनियर मिलिट्री कमांडर्स, वो खुद करते रहे हैं। और ये सिर्फ आज नहीं है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, बिकॉज मैं मिलिट्री हिस्टोरियन भी हूं, जियो पॉलिटिशियन भी हूं, डिफेंस एनालिस्ट के अलावा। आप पीछे बैकग्राउंड तक जाए ना, लोगों को पाकिस्तान को, दुनिया को बताने के लिए असलियत क्या है। ये जिस तरह प्रोपेगेंडा में झूठ उन्होंने चलाया हुआ ना, जैसे कश्मीर पे और बाकी सारी दुनिया पे, उसी तरह ये इधर भी झूठ चल रहा है उनका। उनका अपना टैंक था, 65 में बना था, मैंने उसका नाम बताया था दूसरी चैनल पे, विजेंता टैंक था। वो खुद बनाया, खुद ही फेल हो गया, क्योंकि मेड इन इंडिया की कहानी फंसी थी। फिर उन्होंने ये अर्जुन टैंक बनाया, अब उसको रिप्लेस कर रहे हैं, घूम फिर के रशिया से या कहीं और से टैंक लेते हैं जो मतलब अपने लिए। इसी तरह वो जबकि ये तेजास और वो 5th जनरेशन फाइटर एंड ये वो सारी बातें करते हैं, आखिर में अब भागे जा रहे हैं रशिया के पास कि वो रशिया से 5th जनरेशन फाइटर ले लें या कोई और चीज ले लें वगैरह वगैरह, या अमेरिका उसको F-35 दे या ना दे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है, नंबर 1। और दूसरी बात जो इसमें से एविडेंट हो रही है ना, जो आप डिफेंस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो ये बात हो रही है कि जब उनका डिफेंस बजट इतना बड़ा है तो वो पैसा जाता किधर है? जो आफ्टर वेपन्स लगते हैं ना, उसके लिए बजट होता है ना, ऐसे तो नहीं कि जिस तरह कोई कागज की जहाज तो नहीं है, मनी इज ग्रांटेड एंड ऑल दैट प्रोसेस गोज थ्रू। तीसरा जो उनका मसला रहा है ना, वो रहा है
गेस्टेशन पीरियड या जो तैयारी का जो प्रेपरेशन पीरियड, ये जो वेपन सिस्टम होता है ना, जब वो ड्राइंग बोर्ड पे होता है जी जी। और वो उधर से लेके मिसाल के तौर जहाज सही, ये जो फाइटर है उनका या कोई और टैंक सही, या कोई भी वेपन हो, और जब तक वो बनता है और जब तक वो उसके ट्रायल्स होते हैं और जब तक वो इंडक्ट होता है फोर्सेस में, ऑपरेशनली यूज होता है, जिस तरह अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो इतना लंबा टाइम पीरियड है उसका इंडिया का कि उस वक्त तक वो वेपन ऑब्सलीट हो गया होता है। यानी इंडियन की आर्म फोर्सेस खुद ही नहीं मानती। इंडिया की आर्मी ने इंडिया का टैंक अर्जुन जो बनाया था उसको रिजेक्ट कर दिया था, फिर जबरदस्ती पॉलिटिकल रीजंस पे भाई इंडिया का टैंक है, मेड इन इंडिया खरीदो, जबरदस्ती दे दी उन्होंने। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी सारी जो गुफ्तगू है उससे जो मुझे समझ में आई है, ये बात तो बिल्कुल आया हो चुकी है कि भारत कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान से सबकत नहीं ले जा सकता, पाकिस्तान से नहीं जीत सकता। लेकिन सर फिर हम ये देखते हैं कि भारत इसको किस तरह से यूटिलाइज करता है पाकिस्तान के अमन को सबोताज करने के लिए प्रॉक्सीज के जरिए। और हम ये भी जानते हैं कि फितनतुल खवारिज हो या फितनतुल हिंदुस्तान हो, किस अंदाज में अफगानिस्तान की सरजमीन वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। सर इस सारी सूरत हाल में हमें एक तो कितना चौकन्ना होने की जरूरत है, और फिर खास तौर पे सर खैबर पख्तूनख्वा वाले मामला काफी हमें गंभीर नजर आते हैं। आज भी बन्नू में वहां वाकया हुआ, एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें 7 कीमती जाने गई, एक शख्स जख्मी हुआ। ये एक वाकया नहीं है, पैदर पे वार हो रहे हैं, दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। लेकिन जो कंसेंसस हमें नजर आना चाहिए, खास तौर पर सूबाई हुकूमत का जो रोल नजर आना चाहिए, वो कहीं मिसिंग है। सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस, बिकॉज मैं ये कहता हूं कि जबकि जिस तरह ये तेजाज गिर गया या हमने इनको मई की जंग में हराया था, तब मैंने आर्टिकल लिखा था विक्ट्री टू पाकिस्तान जी, लेकिन उसके आखिर में मैंने लिखा था कि इंडिया बदला लेगा, तैयारी करेगा, और अभी वो कर रहा है। आपको पता है सिर्फ पीक में उन्होंने एक्सरसाइज की और वो रवायती जंग की। ये जो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपकी पूरी बात को, पहले तो ये खुशफहमी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए कि अगर कि हमारी आर्म फोर्सेस रेडी हैं, बहादुर हैं, एवरी पेनी इज बीइंग स्पेंट ऑन वेपन, जिस तरह आपने देखा है, मोटिवेटेड है हमारे, एंड वी आर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, आपने देख लिया हर महाज पे उनको। इस सब के बावजूद ये ना समझे कि इंडिया कुछ करना नहीं चाहता, वो पूरा कुछ करना चाहता है, रवायती तौर पे भी हमला करना चाहता है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। कल उसको मौका मिला या कोई ऐसा वो बहाना मिला या वो समझा कि वो कुछ छोटा मोटा कर सकता है या बड़ा, तो जरूर करेगा, ये पहली बात है। तो वी शुड नॉट थिंक लाइक दिस कि जी वो इधर तो ये मशरकी यानी ईस्टर्न फ्रंट पे कुछ नहीं हो सकता, और वो नहीं, उसके पास बड़ी ताकत है, वो करना चाहता है, उसको मार पड़ी है, पाकिस्तान तैयार है, इसलिए उसका मसला हल नहीं हो रहा। दिस इज वन। सो वी शुड बी अलर्ट एंड रेडी ऑन द ईस्टर्न फ्रंट ऑल द टाइम, एंड पाकिस्तान आर्म फोर्सेज आर रेडी, द होल नेशन इज रेडी। एक तो ये बात। अब आते हैं दूसरी तरफ आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे, वेस्टर्न फ्रंट बन गया आपका, क्योंकि वो खुद अकेला मसला हल नहीं कर सका, अब वो पूरी तरीके से अफगानिस्तान को यूज कर रहे हैं। और मैंने इस पे बहुत लिखा है, पहले टीवी पे भी गया, इनफैक्ट सबसे पहले मैंने इस पे कहा था कि पाकिस्तान नाउ फेसेस अ टू फ्रंट सिनारियो, यानी कि अब हम दो महाज है हमारे, क्योंकि पहले इससे सिर्फ दहशतगर्द तंजीमें जो थी जिसको वो पैसे दे के या वरगला के इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट प्रॉक्सी वॉर करने के लिए, इंडिया कर रहा था। अब काबुल की रिजीम उसके साथ है, ये समझने की बात है, ये पूरी नहीं तो कम से कम उसका कुछ हिस्सा उसके साथ है, जो काबुल की रिजीम है जो फुल फ्लैश उसके साथ है। तो इसलिए ये दो फ्रंट बन रहे हैं। पहले हमारा 1.5 फ्रंट था, यानी कि इंडिया मशरिक में और अफगानिस्तान के दहशतगर्द, अफगानिस्तान बेस्ड दहशतगर्द मगरिब में। अब ये नहीं है, अब मगरिब के अंदर पूरी रिजीम, यानी कि पूरी नहीं तो आधी रिजीम जो भी काबुल में है वो उसके साथ है, ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात क्या है, लेकिन पाकिस्तान के पास बहरहाल इतनी काबिलियत है कि इंडिया को इधर भी शिकस्त देंगे और अफगानिस्तान का इलाज भी हमारे पास है, क्योंकि वो तो रिजीम जो वहां की है उसको तो दुनिया ही नहीं मानती, वो तो पाकिस्तान ही सपोर्ट करता था। अगर कल पाकिस्तान इस पे करने पे आएगा तो रिजीम दुनिया चेंज। लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजा है ब्रिगेडियर साहब कि हमें अपनी भी हिकमत अमली को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने की जरूरत है ताकि हम आईनी हाथों से इनसे निपट सकें। उस्मा का साहब मैं आपको शामिल करूंगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब से मुलाकात भी हुई। यकीनी तौर पर दीगर मामलात के अलावा सूबे के जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से भी मामलात को देखा गया है। जाहिर है विफाक अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहती है और वो इस मामले से अलग होकर तो नहीं रह सकती। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो नए मुंतखब हुए, 6 करोड़ आवाम जो है खैबर पख्तूनख्वा की, वो ये भी उम्मीद रखती थी कि सबसे बड़ा मसला जो है वो सूबे का दहशतगर्दी है, उससे निपटने के लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई लाहे अमल सामने आएगा। लेकिन आए रोज वो अडियाला जेल के बाहर होते हैं, लेकिन दीगर मामलात में उनकी क्या स्ट्रेटजी है वो कम से कम मुझे तो समझ नहीं आई। अगर आपको समझ में आई है तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुझे पूरी समझ आ गई है, क्योंकि मैं पंजाब असेंबली में रोज तमाशा देख रही होती हूँ बैठ के इस लाए अमल का, और वो एक ही लाए अमल है उनका कि किसी तरीके से बानी को एनआरओ मिल जाए। एनआरओ की सदाएं हमें सारा दिन सुनाई देती है। काम तो इन्होंने कोई करना नहीं होता, डिलीवर करना क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है ये तो इनको पता नहीं है, क्योंकि करप्शन अरूज पे है इस वक्त केपी में।
और लावारिस वो तकरीबन सूबा है, कोई उनको अवाम को तो कोई पूछता नहीं है। हर कोई जो है बस वो बानी साहब ने अपने जो कंट्रोल में सब चीजें रखी होती हैं। देखिए बड़े अफसोसनाक बात है, लोग सफर कर रहे हैं। केपी एक सबसे सबसे ज्यादा वर्स्ट इफेक्टेड हमारा सूबा है दहशतगर्दी से। आपको पता है कि ये अब एक नया चैलेंज हमारे लिए खड़ा हो गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी की, वहां से हमले होते हैं हमारे पाकिस्तान में। टीटीपी जो है वहां पे रीग्रुप करती है, और उनको कौन फैसिलिटेट कर रहा है? एक तो रॉ बैठा फैसिलिटेट कर रहा है, ऊपर से अफगान गवर्नमेंट जो है वो भी उनके पीछे पुष्टपनाही कर रही है। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये एक है। आपको पता है 2021 से 25 तक अगर आप देखें तो 10,000 इन्होंने हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक्स किए, और हमारी तकरीबन कोई 4,000 जानों का ज़िया हमारा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। और ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों हमारे इस वक्त जो है, हमारी जो फोर्सेस हैं वो दिन रात जो है वो उनकी हिफाजत में लगी हुई हैं, क्योंकि रियासत कभी भी ये इजाजत किसी को नहीं दे सकती है कि वो हमारे ऊपर जो है वो हमलावर हो। वो उनको जो है इसी तरीके से जिस तरह इंडिया को शिकस्त फास हुई है, अफगानिस्तान तो बेचारा किसी गिनती शुमार में आता ही नहीं है ना। उनकी हुकूमत जो है वो तो बिल्कुल ही प्रॉक्सी बन गई है। अब उनका जो फॉरेन मिनिस्टर गया हुआ था इंडिया, वो सवाए इसके कि वो उनके जो कार्रवाइयां हैं उनकी हिमायत करे, और उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये जो अगर सूरत हाल रहेगी तो ये हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, हमारी जो कौम है, हम एक पेज पे हैं। और ये जो दहशतगर्दी का जो नासूर उस्मा है, साहिबा, ये तो बात क्लियर हो गई ना कि हमारी जो अस्करी क़यादत है, जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, वो एक पेज पर है। क्या इस सिलसिले में जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो भी विफाक के साथ उसी तरह से ताउन कर रही है जो दरकार है सारे मामले में? जी देखें, बिल्कुल ये साथ नहीं दे रहे। इन्होंने जो एक शोशा छोड़ा हुआ है कि जी हम फौज को वहां पे बिल्कुल हम मुदाखलत नहीं चाहते हैं, और ये फलाना जिरगा ये वो, ये सारा बानी के दिमाग का फतूर है। क्योंकि वो चूंकि उन्होंने गंडापुर को क्यों निकाला था? इसीलिए निकाला था करप्शन के अलावा कि वो अब फेडरल हुकूमत के साथ बैठ के वो मीटिंग्स में शामिल था। उसको पता लग गया था कि अगर मैंने सूबा चलाना है तो मैंने वफाक के साथ मिलके चलाना है, मैं उसके ऊपर चढ़ाई करके नहीं ये सूबा चला सकता हूँ। अब ये जो नया रिक्रूट आया है वो भी एक जियाला ले आए हैं जिसको कोई अलिफ से बे पता नहीं कि किस तरह से सूबा चलाना है। सिर्फ वो जो है बानी के इशारों पे नाचेगा, और वो सारा दिन बैठ के अडियाला के बाहर वो ड्रामा करेगा। भी अगर आप एक बंदा लेके आए हैं तो उसको बोले कि वो अपनी तवज्जो जो है वो सूबे के ऊपर, और अगर आप दहशतगर्दी, आपके पास जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी वो आपने औने पौने कर दी हैं और हटा दी हैं। आपको किसी की जान का ख्याल ही नहीं है कि जी ये इतनी सख्त ये एक जरूरत है जिस चीज की, उसी को आप जाया कर रहे हैं और उसको वापस भेज रहे हैं। तो ये इन लोगों को कोई थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो एक ऐसा नासूर है, पूरी कौम ने मिलकर उसको खत्म करना है अपने बिल्कुल दुरुस्त किया आप, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। उस्मा कारदार साहब आप हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, आप तज्जियाकार हैं, अफगान उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया शिराजी साहब, आपने ज्वाइन किया है। सारी सूरत हाल आपके सामने है सर। पाकिस्तान पूरी दुनिया के नक्शे में एक नए एंगल से देखा जा रहा है। दुनिया पाकिस्तान के बयानिए को मान रही है, पाकिस्तान की अहमियत पूरी दुनिया में उजागर हुई है। लेकिन सर दहशतगर्दी का इफरीत ऐसा है जो हमारे पहलू के साथ चिपका हुआ है, और जब तक हम इसको पूरी ताकत के साथ नहीं कला कमा करते उस वक्त तक हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते। अफगानिस्तान की हुकूमत को बारहा हमने सबूत पेश किए हैं, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से जो जवाब सामने आया है वो भी सबके सामने है। लेकिन नाजिया, सबसे पहले तो अहम मसला ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल विल है वो ना मुझे सूबाई हुकूमत की नजर आती है ना मरकजी हुकूमत की। बातें करना और सियासी बयानबाजी अपनी तरफ, लेकिन आज भी देखें जो बनू का वाकया हुआ है और उसके बाद एक बहुत बड़ा हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने लकी मरवत में बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें 2-3 अहम कमांडर मारे गए हैं, 20 के करीब खवारिज मारे गए हैं। इसके अलावा आप देखें बॉर्डर के ऊपर रोज क्लैशेज होते हैं। मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठ के तजिया करना बड़ा आसान है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फुल फ्लैज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं।
जहाँ तक सूबाई वज़ीर आला जो नए तैनात हुए हैं उनके सियासी स्टंट्स का मामला है, मेरे ख्याल में उनका बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव और बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द प्रोविंस शायद उनकी इतनी से नहीं है इन तमाम चीजों के अंदर। इस बात को हमें बड़ा रियलिस्टिकली सोचना चाहिए। दूसरा, वफाक को भी ये समझना चाहिए कि सूबा इस वक्त एक बॉर्डरिंग सूबा है जिसको बड़े सीरियस चैलेंजेस दरपेश हैं। आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक मुकम्मल प्रॉक्सी वार हो रही है जिसके अंदर आपके खिलाफ इकोनॉमिक वार है, आपके खिलाफ मिलिट्री की वार है, आपके खिलाफ जो है नैरेटिव की जंग है। और उस नैरेटिव की जंग को सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि इवन आपके इंटरनेशनल हॉस्टाइल एजेंसियां जो है ना फंड कर रही हैं। बड़ा आसानी से अगर आप एक कुछ एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, मेरे ख्याल में बड़ा रियलिस्टिकली प्राइम मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए और शायद वो अभी चीजों को बड़ा सीरियसली ले भी रहे हैं। और देखिए, एक बात आप जरूर याद रखें, जब तक आप बलूचिस्तान और केपी के मसाइल को नहीं देखेंगे, उनके फाइनेंशियल मसाइल को नहीं देखेंगे, सिर्फ तकरीरें करने से मेरे ख्याल में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जाती। जहाँ तक अफगानिस्तान का मामला है, देखिए अफगानिस्तान को तो आज रशिया ने भी बड़ा क्लियरली वार्निंग दे दी है कि आप दाइश के खिलाफ एक्टिविटीज और कार्रवाई में जो है वो नाकाम रहे हैं। कल आपने देखा ऑस्ट्रेलियन जो डेनमार्क के जो सफीर थे उन्होंने भी ओपनली कहा कि टीटीपी इज बिकमिंग अ थ्रेट फॉर द रीजनल सिक्योरिटी। तो इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इंटरनेशनली इस मामले को उठाना चाहिए। सिर्फ मतलब कामयाबियों के ऊपर जो है वो फख्र करना एक अलग बात है, लेकिन वी आर फेसिंग अ वेरी सीरियस थ्रेट फ्रॉम विद इन। हमें अपने अंदर जो खतरा है वो है मिलिटेंसी, दहशतगर्दी और खास तौर पर जो आपका अनकम्प्लीट नेशनल एक्शन प्लान है, यू हैव टू गो विद इट। आपने ये नहीं सोचना कि केपी की हुकूमत क्या चाहती है और बलूचिस्तान की क्या चाहती है। हमें इस दहशतगर्दी को अगर काउंटर करना है तो आपने दोनों चीजें विल भी दिखानी है और आपने एक्शन भी लेना है। आप पुलिस और सीटीडी से ये तवक्को ना रखें कि वो आपके खिलाफ एक इंटरनेशनल जंग लड़ेगी दहशतगर्दी की। आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत की आपस की जो सियासी चपकलिश है, मेरे ख्याल में सूबे को बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने डाला हुआ है। सूबाई हुकूमत के इल्जाम अपनी जगह आते हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत अगर ये समझती है कि सिर्फ सूबा जंग लड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है। और मेरे ख्याल में सूबा अकेला जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता। आप पिछले 40 साल के अंदर देख चुके हैं। लेकिन शिराजी साहब, प्रॉब्लम ये भी क्रिएट होती है ना कि सूबा ठीक है वो खुद नहीं लड़ सकता, आपने बात ठीक कही, लेकिन जब वफाक कोई एक्शन लेने की बात करता है, वफाक उनसे ताउन चाहता है, तो सूबा जो है वो उसमें भी ताउन देने से कासिर नजर आता है और उसमें भी अपनी एक अलग लाइन लेता है जिससे पता लगता है कि डिवीजन ऑफ ओपिनियन है जिससे दुश्मन फायदा उठाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं शिराजी साहब, क्या आपको लगता है कि जितने दहशतगर्द अफगानिस्तान में पिनप रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के खुदा न खास्ता अमन के लिए थ्रेट हैं? क्या जो रीजनल कंट्रीज हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो इस हवाले से सेंसिटाइज हैं कि आज अगर पाकिस्तान मुतासिर है तो कल को वो भी मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि दहशतगर्द तो अपनी पनागाहें अफगानिस्तान में बना चुके हैं और वो अपनी कार्रवाइयां करेंगे जहां उनको मुनासिब मौका मिलेगा? देखिए, एक बात बिल्कुल हमें वाज़ेह सुन लेनी चाहिए कि जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर रिजीम है, आप उसको हुकूमत नहीं कह सकते, वो एक ग्रुप है जिसको अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अफगान कौम के ऊपर मुसल्लत किया है। और वो एक नैरेटिव इस वक्त लेके चल रहे हैं जिसका मेन जो आइडिया है वो है एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म टू द नेबरिंग कंट्रीज। इस वक्त आप देखें पाकिस्तान भी मुतासिर है, ईरान भी खदशात इज़हार कर रहे हैं, रशिया ने बड़ा ओपनली कह दिया कि जो आईएस के या दाइश है वो उनके लिए खतरा है, पाकिस्तान के लिए टीटीपी और पीएलए। इन तमाम इशू को अगर देखा जाए तो ये रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। डेनमार्क के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर करारदाद के बाद आप देख रहे हैं खतरात ज्यादा हैं। अब एक चीज देखनी होगी, या तो आप अफगान तालिबान को इस बात पे जो है वो मजबूर करेंगे कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले। अगर नहीं लेते तो आपने क्यों आज एससीओ समिट के अंदर जो है अफगानिस्तान के डेलीगेशन को नहीं बुलाया? रीजन यही है कि रीजनल ममालिक चाहते हैं कि यहाँ पे एक इकोनॉमिक बूम हो, सोशल डेवलपमेंट हो, ह्यूमन राइट्स की पासदारी हो, यहाँ पे इकोनॉमी बूम करे। लेकिन जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो रिस्टोर नहीं करेंगे, आप रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर मेरे ख्याल में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अब शायद पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंटरनेशनल फोरम जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का फोरम है, आप बल्कि अमेरिका के साथ हमारे जिस किस्म के आपने इंट्रो में भी कहा और ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि हमारे जो एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टाइज बढ़ते जा रहे हैं, रशिया, चाइना और इस वक्त ईरान, दे आर ऑन वन पेज। तो मेरे ख्याल में हमें बड़ा इफेक्टिवली इस चीज को काउंटर करना चाहिए और वंस फॉर ऑल आपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों थ्रेट्स को काउंटर करना होगा, वरना
ये मिलिटेंसी का जो मामला है या टेररिज्म का, ये तमाम रीजन को इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में डाल सकता है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, शिराजी साहब की बात में अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो कीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है सर, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 से 6 माह के दौरान जितना भी जदीद तरीन असलहा और इक्विपमेंट जो दहशतगर्दों के पास था वो उन्होंने रिकवर किया है। तो वो असलहा जो है वो अमरीकी साख्ता है, उस पर बाकायदा लिखा भी हुआ है कि अमरीकी साख्ता असलहा है। ये सर पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा थ्रेट है, इसकी जानिब हमें कितना फोकस होने की जरूरत है, क्या करें हम इस हवाले से? अमेरिका का असला जो है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह विड्रॉ किया वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला छोड़ गए जो दे आर यूजिंग इट। लेकिन उससे पहले सोवियत एरा का भी जो वो आया था, रूस आया था, तो वो भी है, और इवन ब्रिटिश टाइम्स के हथियार भी हैं उनके पास। तो कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान इज फुल ऑफ वेपन्स, लेकिन ये मेन इशू नहीं है। मेन इशू इज द काबुल रिजीम इज नाउ एंटी पाकिस्तान। ये समझने की बात है, दिस इज जियो पॉलिटिक्स। इसको मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी दोबारा कह रहा हूं, पाकिस्तान हैज टू मूव फ्रॉम पॉलिटिक्स टू जियो पॉलिटिक्स। ये जो बहस हो रही है ना जी, केपीके को हुकूमत ये करती है, कहती है, ये सब गलत है, नॉनसेंस है। बिकॉज इसको तो पाकिस्तान की जंग हो रही है, ये इशू केपीके का है ही नहीं या बलूचिस्तान का, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। वो इसलिए है कि बॉर्डर उधर लगता है अफगानिस्तान का, इसलिए केपीके बलूचिस्तान का नाम पहले आता है। और वहां जो रिजीम गवर्नमेंट्स है केपीके के अंदर बलूचिस्तान में, वो अकेली तो नहीं है कर सकती, उनको ज़ाहिर है पूरे मुल्क की सपोर्ट चाहिए, लेकिन उन्होंने होल हार्टेडली इसमें पार्टिसिपेट करना है रादर देन इसको ऑब्स्ट्रक्ट रोकने के लिए। और जो इस जंग में, पाकिस्तान की जंग में, पाकिस्तान के, इसको सिंपल आपने आंसर में, क्वेश्चन में लाना है, विद पाकिस्तान और अगेंस्ट पाकिस्तान। आप पहले ये क्लियर कर लेना कि जो ये तो हो ही नहीं सकता कि केपी के अंदर के या बलूचिस्तान में कोई लोग हो और वो पाकिस्तान की जो जंग है उसके खिलाफ हो। वो उसके खिलाफ है, देन दे कैन गो समवेयर एल्स। और वहां पर फिर गवर्नमेंट के, अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हो सकता है तो पेशावर में रिजीम चेंज क्यों नहीं हो सकता? मतलब कहने का ये है कि वहां पर जो फिर गवर्नमेंट है वो दैट ये नहीं हो सकता। ये जो बातें ना, ये पाकिस्तान में, ये सारी डिस्कशन पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की वजह से, सियासत जो गलत चल रही है पाकिस्तान में, ज़ेनी कि जी वफाक ये चाहता है और सूबा ये चाहता है। भाई एक पाकिस्तान है, सूबा किसी और मुल्क का नहीं है। सूबा इज नॉट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी और ब्राजील। सूबा इज ऑफ पाकिस्तान। जो सूबे जो है, और सूबाज आर नॉट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट। तो कहने की मतलब है, क्योंकि सारे पाकिस्तानी है ना, इस पे सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान का दिफा चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। सो जो भी गवर्नमेंट है जो कॉपरेट नहीं करती, अपना हिस्सा नहीं पूरा करती, उसका इलाज हो सकता है, वो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट दिस हैज टू बी डन बाय द होल ऑफ नेशन। ये जंग जो है, जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर है, पूरी पाकिस्तान ने लड़नी है। फौज के अलावा प्रोविंसेस जो है, दे आर फुली रिस्पॉन्सिबल, सो दे हैव टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल ठीक। उज़्मा कारदार साहिबा, अब ये सवाल आपसे मेरा बनता है, क्योंकि हुकूमत को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये कंसेंसस किस तरह से बिल्ड किया जाए? सूबाई हुकूमत ये चाहती है, विफाकी हुकूमत ये चाहती है, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि जब बात पाकिस्तान की है तो फिर बस पाकिस्तान की है, उसमें कोई सूबाई हुकूमत या विफाक अलग नहीं हो सकते हैं, फिर एक ही स्टांस होगा। तो इसमें कंसेंसस कैसे डेवलप किया जा सकता है? ज़ाहिर इस हवाले से फिर विफाक की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, उनका किरदार बड़ा है। ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जब दहशतगर्दी का सवाल उठता है तो ये एक रियासत जो है वो एक मुश्तरका तौर पे जो है वो सामने इस इशू से डील करती है। कोई इसमें सूबाइयत जो है वो शामिल नहीं है। तो इसलिए कोई भी सूबा जो है उसको हर हालत में वफाक के साथ कोऑपरेट करना अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन वो कंपल्सरी बन जाता है। कोई सूबा अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद नहीं बना सकता, क्योंकि दहशतगर्दी से ये जंग पूरा मुल्क और पूरी रियासत और उसके कौम और उसके इदारे मिलके जो हैं वो इस जंग को लड़ सकते हैं। मैं आपके दूसरे तज्ज़ियाकार ने बार बार ये बात की, जी खाली तकरीरों से कुछ नहीं होता, खाली तकरीरों, देखिए खाली तकरीरें कौन कर रहे हैं? यहाँ पे तो पूरी आपकी हुकूमत, आपके इदारे मिलके जो है वो अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जबरदस्त किस्म की उन्होंने एक्शन लिया है। और आपको काइनेटिक सुप्रेमेसी है इस वक्त, आपको जनाब आपकी जो डिप्लोमेटिक सुप्रेमेसी है। भारत शुरू से उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग थी, उसने पूरी दुनिया में ये फैलाया हुआ था कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी हमारे मुल्क में आती है। अब उसका ये बयानिया भी पिट गया है। अब भारत ने ताज पहना हुआ है दहशतगर्दी का। हर वक्त वो जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं वो उसमें जो उनकी वो पिट जाता है, क्योंकि वो झूठ पे मबनी होता है, वो प्रोपेगेंडा होता है। पाकिस्तान ने उनको अब सबक सिखाया है
और मिल के अपने कौम के साथ और अपने इदारों के साथ और हुकूमत ने मिल के ये सबक सिखाया है। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि खाली तकदीरें हो रही हैं। अब पैराडाइम शिफ्ट आ रही है, अब रीजनल पावर पाकिस्तान बनने जा रहा है और यहाँ पे सूबों को ये सोचना चाहिए कि हमने वफाक के साथ मिलकर चलना है और ये आइन हमें इस पे पाबंद करता है। तो इसलिए कोई मेरा तेरा नहीं है, इसमें कंसेंसस आप बिल्ड कर सकते हैं सियासी चीजों पे, लेकिन जहां दहशतगर्दी का ताल्लुक है वहां पे ऑलरेडी जो है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी भी तरीके से वफाक के खिलाफ जाएं या अपने इदारों के खिलाफ जाएं या रियासत को किसी भी तरीके से आप नुकसान पहुंचाएं। ठीक है। अच्छा शिराजी साहब, मौजूदा वजीर आला केपी, क्या हम ये तवक्को रख सकते हैं जिस कंसेंसस की अभी हम बात भी कर रहे हैं सारे, वो डेवलप करने में वो अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं? क्या उनका फोकस ये है? क्योंकि आए रोज वो हमें अडियाला जेल के बाहर तो नजर आते हैं, गो कि ठीक है वो उनके बात का हिस्सा होगा, उनको ये भी टास्क दिया गया होगा, लेकिन जो इस वक्त कौमी सतह पे एक बहुत बड़ा मसला है उस पर उनकी कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रेटेजी अभी तक तो सामने नहीं आई, लेकिन क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वो विफाक के साथ इस मामले में जो है वो ताउन करेंगे, साथ देंगे? देखिए मेरे ख्याल में नादिया, सबसे जरूरी चीज है बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सूबे के 4.5 करोड़ अवाम ने उनको वोट दिया है, उनके मसाइल को सुने, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल उनकी जिम्मेदारी है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना उनकी जिम्मेदारी है, सूबे की डेवलपमेंट उनकी जिम्मेदारी है और विभाग के साथ ताउन भी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक छोटा सा मशवरा मैं दे देता हूँ, अगर आप वज़ीर आला साहब को मिलवा दें अगर अपने बानी से, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? आप रोज मिलवाया करें तो इनका ये गिला भी दूर हो जाएगा। मेरे ख्याल में वो क्या फर्क पड़ेगा अगर वो उनसे मिलते हैं या नहीं मिलते, डिसीजन तो उन्होंने खुद करने हैं। और दूसरा, शिराजी साहब वो बानी साहब से इस मसले के लिए थोड़ी मिलना चाहते हैं, वो तो और उनके मसाइल हैं, वो तो एहतजाज की सियासत की बात करते हैं। अभी उनके रिसेंटली आप बयान देखें, उसमें भी वो अली अमीन गंडापुर साहब को पीछे छोड़ रहे हैं, उसमें भी उनकी काफी जो है वो हमें नजर आती है, सख्त जुबान नजर आती है। तो ताउन के लिए तो एक जो मिजाज चाहिए होता है, क्या आपको लगता है वो मौजूद है उनके अंदर? तो मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ से लेके जितनी आपकी जमातें पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रही हैं, वहाँ तो डिक्टेटरशिप है। वहाँ के जो वर्कर्स हैं या जो इस वक्त वज़ीर आला साहब है, वो भी तो गुलाम है ज़हनी तौर पे अपने बानी चेयरमैन के, जो कि सिर्फ अपनी जाती मफादात के लिए लड़ते हैं। यही काम सुहेल अफरीदी साहब भी कर रहे हो, हम उनको कंडेम भी करते हैं। उनका ये काम ही नहीं है कि जाके वो रोजाना जेल के सामने खड़े हों। लेकिन चले, एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो शायद अपनी पॉलिटिकल जो है ना वो सुप्रीमेसी बताना चाहता है कि वो बड़ा करीब है अपने बानी चेयरमैन के, तो आप उससे मिलवा दें। आप सूबे के मसाइल को खुदा के लिए देखें। सूबा इस वक्त एक बहुत मुश्किल सूरत हाल के अंदर है। लेकिन शिराजी साहब यकीनी तौर पे उज़्मा साहिबा इस पे बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, लेकिन जिन अभी जमातों की आप बात करें सर, उनका फोकस हमें नजर आ रहा है, ये वही जमातें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो है वो हमें इस्तेहकाम भी नजर आ रहा है, पाकिस्तान के बयानिए की जीत हुई है, हमने फतह भी इन्हीं की मौजूदगी में हासिल की है। लेकिन जो PTI है उसमें सर थोड़ी सी जो प्रॉब्लम हमें नजर आती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि वो चेंज नहीं हुए हैं। बड़ा उनका हार्ड स्टांस किस्म का एक बयानिया होता है जिसमें उनका सारा फोकस यही है कि बानी PTI किसी तरह बाहर आ जाएं। लेकिन जो बाकी सूबे के मसाइल हैं जिसमें दहशतगर्दी सबसे टॉप पर है, वहां पर सर बात की जाना इस वक्त बड़ा जरूरी है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, आए रोज हम पर हमले हो रहे हैं। इसमें जब तक एक कंसेंसस डेवलप नहीं होता, हम आगे कैसे बढ़ेंगे शिराजी साहब? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि अपनी पुअर गवर्नेंस को छिपाने के लिए, अपनी नाअहली को छिपाने के लिए बिल्कुल तहरीक इंसाफ हुकूमत भी एक पॉलिटिकल स्टंट खेल रही है, और वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर या सिक्योरिटी के ऊपर और ऑपरेशंस की रेजिस्टेंस के ऊपर। लेकिन एक रियलिस्टिक बात देखें, कभी ये देखा है आपने कि जब आपकी एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है, क्या आर्टिकल 245 के अंडर सूबाई हुकूमत ने फौज को खुद नहीं बुलाया? हाँ, अब बिल्कुल कैबिनेट के डिसीजन को हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, जिसमें उन्होंने शायद ये डिसीजन लिया है कि हम एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जो मिलिट्री को बुलाया गया है हम उसको वापस भेजेंगे। लेकिन ये दिस नॉट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बड़ी बात रियलिस्टिक सोचनी चाहिए कि यही चीफ एग्जीक्यूटिव जब हाई लेवल की मीटिंग में बैठते हैं तो वो अपोज नहीं कर सकते ना मिलिट्री ऑपरेशन को, ना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। और आप देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आपकी हो रही है। आज आपने 20 दहशतगर्द मारे हैं, तो किसने रोका है? चीफ मिनिस्टर की इतनी हिम्मत है कि वो रोकेगी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को? ब्रिगेडियर साहब मुझे बेल आउट करेंगे कि ये एक सिस्टम है। सिस्टम के तहत आप सियासी बयानात अपनी जगह पे देते रहे अपने सियासी वर्कर्स को खुश करने के लिए। रियलिस्टिकली मेरे ख्याल में ना तो सूबाई हुकूमत ऑपरेशन रोक सकती है, ना उसका मैंडेट है, ना वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस। लेकिन शिराजी साहब, बाज़ औक़ात जो सियासी बयानात हैं, खासतौर पर इस सेंसिटिव मामले के ऊपर, वो ओवरऑल जो बयानिया होता है रियासत का, उस पर असरअंदाज होते हैं। उज़्मा कारदाई साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं?
जी, मैं तो शिराजी साहब के जो अल्फाज का चुनाव है उस पर अफसोस का इजहार ही कर सकती हूँ। वो उनकी राय है ना उस्मा साहिबा, आप अपनी राय दीजिएगा। आपने पूरी डेमोक्रेसी को का आपका बोरा बिस्तरा आपने लपेट के तो फारिग कर दिया है कि सारे गुलाम हैं। अब आप जब मानते ही नहीं है कि अवाम ने अपना मैंडेट दे के अपने नुमाइंदों को भेजा हुआ है नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबलीज में, और एक पूरा जमहूरी सिस्टम है जो कि चल रहा है पूरे मुल्क में, और इसी जमहूरी सिस्टम में आपने एक इतनी बड़ी फतेह हासिल की है इंडिया से भी और अफगानिस्तान से भी, और पूरी दुनिया में आपका डंका बज रहा है, और आप अपने सिस्टम पे आपको कोई धेले का एतमाद नहीं, आप अपने ही आप को आप जो है कमजोर कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, और समझ रहे हैं कि सियासतदान जो है वो सब गुलाम है। मुझे बड़ा अफसोस होता है ऐसी बातें सुन को। खुदा के लिए कुछ थोड़ा एहसास किया करें। ये जो अवामी नुमाइंदे हैं ये वोट लेके आए हुए, ये कोई किसी ने इनको उठा के नहीं वहां पे रखा पार्लियामेंट में। कुछ आप अपने सिस्टम पे एतमाद करें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाहिर शाह शिराजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनी तौर पे हमें अपनी जो ज़ातियात हैं और जो आपका हिसार है उससे निकलकर रियासत का सोचना होगा। जब मुल्क के अमन की बात होती है, इस्तेहकाम की बात होती है, आगे बढ़ने की बात होती है, जब हमने इतना अच्छा सफ़र तय कर लिया है, अब हमारी मईशत भी उड़ान की जानिब गामजन है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ चुकी है, दुनिया पाकिस्तान को एक नए जाविये से देख रही है, तो हमें भी अपने अंदर कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। और मैं ना मानूं से निकल कर जो चीज़ रियासत के लिए बेहतर है, विफाक के हाथ मजबूत करने की जरूरत है। दहशतगर्दी का अफरीद अकेले निमटना उसकी विफाक की जिम्मेदारी नहीं है, सिक्योरिटी इदारों के हाथों को मजबूत करना पूरी कौम के एक एक शख्स की जिम्मेदारी है। तभी वो रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो नजर आएगा और दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान अमन की ख्वाह है, लेकिन अमन की कमजोरी, पाकिस्तान अमन का ख्वाह जरूर है लेकिन उसकी जो अमन की ख्वाहिश है वो उसकी कमजोरी नहीं है। और जहां पर उसके अमन पर कोई हमला करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान वो हाथ काटना अच्छी तरह से जानता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।